अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आज 19 सितंबर है, दिन है जुमेरात का, और मैं आपके लिए दुआगो हूं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कि 42 सालों के बाद पहली दफ़ा देखने में आई है। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास हुआ, उसमें एक करारदाद पेश की जाती है और वो करारदाद मंजूर हो जाती है। ये करारदाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, करारदाद का पास होना। अब इस पर अमल दरामद होता है, इसराइल इस पर अमल दरामद करता है, नहीं करता, अमेरिका उसको फोर्स करता है, नहीं करता, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये एक ऐसी करारदाद है जो कि 42 सालों में पहली दफ़ा पास हुई है और इसने इसराइल के मुताल्लिक काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं, पाबंदियां हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसराइल को हुक्म दे दिया गया है कि कौन कौन से इलाके खाली करने हैं, ये डिटेल आपको बताई जाएगी। वहीं पर यमन के हौथियों ने एक और मुल्क के जहाज़ों पर ब्लॉकेड लगा दी है मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए, और बोल दिया है कि इस मुल्क के जहाज़ किसी भी सूरत रेड सी से नहीं गुजर सकते। पहली जो यमन की ब्लॉकेड थी, यमन ने उस पर पूरा पहरा दिया और वहीं पर यमन के खिलाफ एक और साजिश का आगाज़ हुआ है, लेकिन इस साजिश को आगाज़ में ही भांप लिया है और अहम तरीन फैसला जात कर लिए गए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट्स हैं अहम तरीन। इसके अलावा जो हिजबुल्लाह है उसने अपने हमले जारी रखे हुए हैं और दूसरी तरफ जो इसराइल की फ़ौजें हैं वो बॉर्डर पर पहुंच गई हैं। जंग का ऐलान जैसे कल रात मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कर दिया गया है। एंड बाय द वे, जो दूसरा हमला था लेबनान के ऊपर, जो डिवाइसेस का, यानी जिसमें आईफोन फटे, लैपटॉप फटे, बेशुमार दूसरी चीज़ें धमाके से तबाह हुई, उसके मुतल्लिक तमाम तर अहम तरीन इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस वीडियो में नज़र आएगी। और इस वीडियो से, ये रात को मैंने अपलोड की थी, इस वीडियो को क्लिक करके देख लीजिएगा। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी अहम तरीन डिटेल्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर अहम तरीन चीज़ ये है, अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि इसराइल ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। ताज़ा तरीन सिनेरियो को देखते हुए ये इसराइल ने हमला हिजबुल्लाह पर, लबनान पर नहीं किया। ये हिजबुल्लाह पर हमला नहीं है, ये इसराइल ने अपने ऊपर हमला किया है। इसे आप खुदकुश हमला कह सकते हैं। इसका नुकसान, तमाम तर नुकसान आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसका तमाम तर नुकसान किसको होता है। इसको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में समझने के लिए आपको मैं मिसाल देता हूं, बल्कि आपसे एक सवाल पूछता हूं। मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए जब पता चल चुका है कि तमाम वो डिवाइसेस जिनके अंदर बैटरीज हैं वो किसी भी वक्त धमाके से फट सकती हैं और उसमें अहम तरीन किरदार जो है वो इसराइल का है, अमेरिका का है, तो क्या आप ये जो प्रोडक्ट्स हैं, खासकर इसराइली टेक प्रोडक्ट्स, क्या आप इनको बाय करेंगे? क्या आप इनको खरीदेंगे? अपार्ट फ्रॉम कि इसराइल जो है वो जिनोसाइड कर रहा है, उसको आप ज़रा साइड पर रख दें, लेकिन क्या आप ऐसी डिवाइसेस खरीदेंगे जिनके अंदर बम नस्ब हो, जिनको पता हो, आपको पता हो कि ये एक बैच है, इसमें ये तकसीम नहीं की जाएगी कि सिर्फ हिजबुल्लाह के हाथ में जो डिवाइस है सिर्फ वही फटेगी, या आपके हाथ में भी हो सकती है। आप इमेजिन करें कि कुछ जो ये जो डिवाइसेस हैं ये बड़ी सेंसिटिव जगहों पे फटी हैं, जिसमें फ्लाइट्स शामिल हैं, जिसमें लोग कार ड्राइव कर रहे थे और इसमें आधे से ज़्यादा जो मरने वाले हैं वो बच्चे हैं, मेडिकल स्टाफ है। तो ये एक आम सिविलियंस के ऊपर हमला किया गया। इसराइली मीडिया, इसराइल का जो थिंक टैंक है, जो बड़े बड़े दानिश्वर वहां पर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये प्रिसाइज हमला था, ये होता है मॉरल आर्मी। वो इसको मॉरल आर्मी का एक, वो कह रहे हैं कि मॉरल आर्मी है। मॉरल आर्मी कभी डिसीव नहीं करती। मॉरल आर्मी जो है वो सामने से आकर अटैक करती है, सामने से आकर हमला करती है। मॉरल आर्मी इस तरह से नहीं करती जिस तरह इसराइल ने किया है कि वो डिवाइसेस, उनको वो तमाम तर डिवाइसेस जो कि खुफिया डिवाइसेस हैं, उनको धोखे से जो यूजर्स हैं उनके हाथों में उनको एक्सप्लोड कर दिया जाए। मॉरल आर्मी कभी ऐसा नहीं करती। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास होता है और इसराइल पर बम गिरा देता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में एक करारदाद पेश की जाती है। ये करारदाद तुर्की ने पेश की। तुर्की के साथ 50 और ममालिक शामिल थे, लेकिन इस करारदाद के आखिर में जो रिजल्ट जो इस पर अनाउंस किया गया उस पर मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो करूँगा ही करूँगा, क्योंकि उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसको, इस बारीक वारदात को समझने में आपको मदद मिलेगी कि ये वारदात कैसे डाली गई है। करारदाद पेश की जाती है, इसमें 124 ममालिक इसके हक में वोट देते हैं और 14 ममालिक इसके खिलाफ वोट देते हैं। 43 ममालिक वोट नहीं देते। हक में देने वाले जो ममालिक हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इसमें जो खिलाफ वोट दिया है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ऑब्वियसली हंगरी, जहाँ से
वो अटैक शुरू हुआ लेबनान पर, वो हंगरी और इसके अलावा जो चेक रिपब्लिक है और अर्जेंटीना है, इन्होंने ये मुखालफत करने वाले बड़े बड़े ममालिक हैं, जिसमें जो ख़ासकर मैं चेक रिपब्लिक का जिक्र करूंगा। चेक रिपब्लिक 1967 में से, वंस अगेन आई वांट टू टेल यू कि चेक रिपब्लिक था जिसने इसराइल को असलहा दिया, फाइटर जेट दिए और जिसकी बुनियाद पर इसराइल ने इस कब्ज़े को स्टार्ट किया। तो चेक रिपब्लिक है। ये तमाम तर मुखालिफ और जो जिन्होंने वोट नहीं दिया, इसमें बाकी मानदा जो यूरोप है उसने वोट नहीं दिया। इसके अलावा इंडिया ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और कनाडा ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो ये एक डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट के नतीजे में ये जो करारदाद पास हुई है, इसमें कहा क्या गया, इसमें नंबर 1, इसराइल के कब्जे को गैर कानूनी करार दिया गया है और कहा गया है कि तमाम तर कब्जा जो उसने वेस्ट बैंक पर किया हुआ है, गजा पर किया हुआ है और ईस्ट यरूशलेम पर किया हुआ है, ये तमाम तर कब्जा गैर कानूनी है और इस कब्जे को इसराइल फौरन ख़त्म कर दे। अब फौरन से ऐसे लग रहा है जैसे कल से ये कब्ज़ा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस कब्ज़े को ख़त्म करने के लिए टाइम दिया गया है 12 महीनों का। आप इमेजिन करें कि 12 महीने, इट्स टू मच टाइम। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने बहुत थे। जब इसराइल गजा के ऊपर आकर धावा बोल देता है, वहां पर आकर कब्जा कर लेता है, अब तमाम तर आर्मी वहां पर लेकर आ जाता है, तो उसमें सिर्फ 20 दिन लगते हैं, लेकिन खाली करने में, कि निकल जाने में यहां पर अक़वाम मुत्तहिदा ने डंडी मारी है। सॉरी टू से, फैसला बज़ाहिर लग रहा है हक में आया है, लेकिन यहां पर इस बारीक वारदात को समझने की कोशिश की गई। 12 महीने के बाद पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, हालात क्या से क्या हो जाएंगे। 12 महीनों में लोग इस बात को ही भूल जाएंगे। इस फैसले को ट्रिगर किसने किया? आईसीसी और आईसीजे में, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इस फैसला जो इसराइल के खिलाफ हुआ, उस फैसले को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए ये तमाम तरफ फैसला किया गया। इसमें ना सिर्फ ये कहा गया कि वो कब्जा खत्म करे, बल्कि मेंबर ममालिक जो हैं उनको कहा गया कि इसराइल को असलहा भी प्रोवाइड नहीं करना। नंबर 1, इसराइल के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो लगाएंगी, असलहे की पाबंदी लगाएगी, तिजारत की पाबंदी लगाएगी, एनर्जी की पाबंदी लगाएगी, एकेडमिक्स की पाबंदी लगाएगी। इसके अलावा और काफ़ी सारी पाबंदियां जो हैं वो उसमें शामिल हैं और वो तमाम तर पाबंदियां शामिल हैं जो किसी दौर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगेगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी नस्ली तजादात को बहुत अहमियत दी जाती थी, इसलिए साउथ अफ्रीका पर भी ये पाबंदियां लगी थी। लेकिन अब देखना यह है कि इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होती है। एक मुल्क ने इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर दी है और ये वो मुल्क है जिसके बारे में इसराइल ने सोचा भी नहीं था कि ये मुल्क हो सकता है कि जब पूरी दुनिया पाबंदियां लगा दे तो ये 2 मुल्क बाकी बचते हैं। इनमें से एक अमेरिका है, अमेरिका ने पाबंदी ऑब्वियसली नहीं लगाई, लेकिन दूसरा मुल्क जिसने पाबंदी लगाई है वो है जर्मनी। जर्मनी ने इसराइल के ऊपर फौरी तौर पर पाबंदियां लगा दी हैं और कहा है कि इसराइल को कोई असलहा ऐसा नहीं दिया जाएगा जिसको इस्तेमाल करे वो और जंग के खिलाफ गजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, यरूशलेम के अंदर ये असलहे को इस्तेमाल करे। जर्मनी ने इसराइल के ऊपर असलहे की पाबंदियां लगा दी हैं, लेकिन वहीं पर जर्मनी जो है दूसरी तरफ वहां पर इसराइल के खिलाफ जो मुजाहरे हो रहे हैं वहां पर सख्ती से निपट रहा है और वहां पर बदतरीन तशद्दुद का बाजार गर्म कर रखा है। और वहीं पर जर्मनी के हवाले से चूंकि बात है तो मैं आपको बता दूं कि जर्मनी ने शेंजन वीज़ा के ऊपर पाबंदी लगा दिया, जिसमें तुर्की शामिल है, जिसमें मिडल ईस्ट शामिल है और अफ्रीकन ममालिक शामिल हैं, कि इन ममालिक के जो लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे उनको वीज़ा ही नहीं दिया जाएगा, नंबर 1। और असाइलम तो खैर दूर की बात है, असाइलम तक तो बात पहुंचनी नहीं है। वीज़ा मिलेगा, लोग वहां पर जाएंगे तो फिर असाइलम करेंगे, लेकिन इन ममालिक के वीज़ा के ऊपर जर्मनी ने पाबंदियां लगा दी हैं। और वहीं पर दोस्तों बहुत बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह की कार्रवाइयां जारी हैं। हिजबुल्लाह ने तमाम तर गुस्सा निकालने का फैसला कर लिया है। बेशुमार जगहें ऐसी हैं जिनको रॉकेटों के साथ, मिसाइलों के साथ निशाना बनाया गया और इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बाकायदा से, अब चूंकि इसराइल की फौज वहां पर बाकायदा से पहुंच चुकी है, लिहाजा नॉर्थ में कई मुकामात पर खौफनाक झड़पें हो रही हैं जिसमें कई इसराइली फौजियों के मरने की इतलात है। हिजबुल्लाह के भी कई फाइटर्स वहां पर शहीद हुए हैं। तो इसके अलावा तल हई एक इलाका है, वहां पर एंटी टैंक मिसाइल इसराइली फौजियों की एक गैदरिंग पर दागा गया, जिसके नतीजे में 5 इसराइली यहूदियों के परखच्चे उड़ गए और ये अपर गलीली का इलाका है जहां पर ये वाकया पेश आता है। इसके अलावा दोस्तों हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया है हाइफा पोर्ट के ऊपर और कई पोजीशंस को निशाना बनाया है वहां पर भी, यानी एक साथ हिजबुल्लाह ने
कई महाज खोले हुए हैं। अब वहीं पर एक अहम तरीन डेवलपमेंट और भी सामने आई है। इधर यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने पाबंदियां लगाई इसराइल पर, दूसरी तरफ अमेरिका ने फौरी तौर पर बदला लिया, ईरान पर पाबंदियां लगाकर। ईरान को कहा गया, अब आपने इस बात पर हंसना नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर कर सकते हैं। अमेरिका ने ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई हैं कि ईरान जो इंसानी हुकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। तो इसकी बेस पर अमेरिका ने ईरान पर ताज़ा तरीन पाबंदियां लगा दी हैं। इन पाबंदियों की डिटेल मैं शामिल करूंगा, लेकिन पहले एक और खबर जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें अब ये जो न्यूयॉर्क टाइम है, दो खबरें इकट्ठी हैं, इनको जरा मिलाकर पढ़िएगा और सुनिएगा। दो खबरें इकट्ठी हैं। न्यूयॉर्क टाइम का दावा है कि BAC जो कंपनी हंगरी की कंपनी है, ये एक इसराइल की शेल कंपनी है। यानी इस कंपनी को सिर्फ इसलिए बनाया गया कि वो ताइवान से, जो ताइवान की जो कंपनी है गोल्ड अपोलो, उससे वो डिवाइसेस परचेज करे, उनको हंगरी के अंदर लाकर वहां पर उनको मैल फंक्शनिंग करे, उनके साथ इन्फिल्ट्रेट करे, उसकी बैटरी चेंज करे और उसके बाद उनको मुहैया करे लबनान को। तो BAC इज ए शेल कंपनी ऑफ इजराइल, जो कि हंगरी में बनाई गई, ये इसराइल की ही बनाई गई कंपनी है। यही वजह है कि इसका सिर्फ एक एम्प्लॉय है वहां पर, सिर्फ एक डायरेक्टर है। और कल मैंने आपको बताया था रात की व्हीलॉग में 6,65,000 यूरो 2 सालों के अंदर इस एक बंदे ने, एक एम्प्लॉय के साथ वहां पर उसका रेवेन्यू रहा है। अब वहीं पर एक और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। इस सब को मद्देनजर रखते हुए यमन ने पाबंदियां लगा दी हैं ताइवान के ऊपर। यमन ने कहा है कि इसमें ताइवान बराह रास्त मुलव्वस है, इसलिए आज के बाद ताइवान का कोई भी जहाज रेड सी से नहीं गुजरेगा, बात खत्म। यमन के हौथी जब बात करते हैं तो उस बात के ऊपर पहरा देते हैं। वहीं यमन पर एक और बड़ी बारीक वारदात डालने की कोशिश की गई है और यमन में एलन मस्क का जो इंटरनेट है, स्टारलिंक इंटरनेट, वो मुहैया कर दिया गया है। स्टारलिंक इंटरनेट दुनिया का महंगा तरीन इंटरनेट है और ये मुहैया किया जाता है बड़े बड़े अमीर ममालिक में मुहैया किया जाता है, जहां पर पैसे की रेल पे लो। यमन के अंदर इसको मुहैया करने का मकसद क्या है? यमन के अंदर मुहैया करने का मकसद, जो वहां के रहनुमा है मोहम्मद अल बुखैती ने अपने एक बयान में बता दी है, कहा है कि स्टारलिंक और जंग का बड़ा गहरा ताल्लुक है। यानी इससे सर्वेलेंस का काम लिया जाएगा। स्टारलिंक को यमन के अंदर एक्टिवेट करके इससे सर्वेलेंस की जाएगी यमन की। और मजीद कहा, मोहम्मद अल बुखैती का ये जो बयान है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त बयान है। उन्होंने कहा कि अब ये झगड़ा, अब ये जंग जो है, ये ज़मीन से निकलकर अब खला तक चली गई है। यानी खला के अंदर अब स्टारलिंक को तबाह करना होगा ताकि ये यमन की सर्वेलेंस ना कर सके। वहीं पर मोहम्मद अल बुखैती और जो यमन की जो गवर्नमेंट है, टेलीकम्युनिकेशन की जो मिनिस्ट्री है, उसने पाबंदी लगा दी है बाकायदा से। उसने कहा है कि जो कोई भी स्टारलिंक का कनेक्शन खरीदेगा, उसको इस्तेमाल करेगा, तो ये गैर कानूनी होगा और हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अब इस दौरान सीरिया एक बहुत बड़ा फैसला करता है। सीरिया के बशार अल असद ने एक तारीखी फैसला कर लिया है और कहा है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं, जिनके अंदर जो वायरलेस डिवाइसेस हैं, उनमें वाकी टाकीज हैं, उनमें मोबाइल सेट्स हैं, जो कोई भी है, जो मिलिट्री से रिलेटेड और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो लोग हैं, वो किसी भी सूरत इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तमाम तर कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लैंडलाइन जो टेलीफोन्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके ज़रिए से की जाएगी। और वहीं पर इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए, जिस तरह मैंने आगाज़ में कहा था ना कि इसराइल ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी ना सिर्फ मार ली है, बल्कि अपने साथ साथ जो दूसरे उसके अलाइज हैं उनको भी ले डूबा है। कोई भी बंदा अब इसराइली प्रोडक्ट्स को, अमेरिकन प्रोडक्ट्स को, हता कि आईफोन को ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद आप आईफोन जो है वो लॉन्च होगा। आप देख लीजिएगा कितने लोग आईफोन ख़रीदते हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में मेरी प्रिडिक्शन है कि बहुत कम लोग आईफोन खरीदेंगे। मिडल ईस्ट से ऑर्डर आना शुरू हो गए चाइना को। चाइना की जो फैक्ट्रीज हैं, सोशल मीडिया पोस्ट इसको बता रही हैं कि चाइना की फैक्ट्रीज दिन रात काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। और वहीं पर जो धड़ाधड़ है अपने मोबाइल्स, अपनी दूसरी डिवाइसेस, ये तमाम तर चीज़ें अब मिडल ईस्ट में चाइना फरोख्त करेगा, जो कि एक बहुत बड़ी मंडी थी अमेरिकन प्रोडक्ट्स की, इसराइली प्रोडक्ट्स की। लेकिन अब चाइना को मौका मिल गया है, तो अब चाइना जो है मिडल ईस्ट के अंदर छा जाएगा और मजीद वहां पर जितनी इसकी प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करेगा। इन ऑर्डर देने वालों की सिर्फ एक शर्त है, ये जो ऑर्डर चाइना को जा रहे हैं इनकी सिर्फ एक शर्त है। वो कहते हैं कि तमाम माल सिर्फ और सिर्फ
चाइना के अंदर तैयार हो, चाइना के बाहर कहीं पर तैयार शुदा माल हमें नहीं चाहिए। और आखिर में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि मगरबी मीडिया की मुनाफकत। पहले हेडलाइन पढ़े, हेडलाइन ये है, बीबीसी की खबर है और लिखा गया है, ये खबर देते हुए पेजर एक्सप्लोजन का जिक्र किया गया है, जबकि कहीं पर भी कोई भी वाकया होता है तो बीबीसी फौरन इसको टेररिस्ट एक्ट कहती है, दहशत गर्दाना कार्रवाई कहती है। लेकिन ये जो हमला हुआ है, पेजर हमला, इसको सिर्फ पेजर एक्सप्लोजन कहा गया है और इसको दहशतगर्दी नहीं करार दिया गया। हालांकि ये खुली दहशतगर्दी है, इसको रियासती दहशतगर्दी कहना चाहिए। और इसमें जो मरने वाले हैं, जो वहाँ पर शहीद होने वाले लोग हैं, उनमें बड़ी तादाद बच्चों की है और मेडिकल स्टाफ की है। तो बच्चों के ऊपर हमला करना, मेडिकल स्टाफ के ऊपर हमला करना, आप जानते हैं कि कौन सा मुल्क ये काम करता है। दोस्तों, ये थी इस वक्त तक की अहम तरीन, ताज़ा तरीन अपडेट, इसराइल पैलेस्टाइन जंग और दुनिया भर से अहम तरीन खबरों के मुताल्लिक वीलॉग। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ऑथेंटिक बर वक्त अहम तरीन अपडेट्स मिलती रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आए और मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।